नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं सच किंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब बहुत ही अहम टॉपिक इस पर बात करने वाले हैं। सबसे चलते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नाज़रीन, नेक्स्ट टॉपिक में इतनी ज़्यादा अहम डेवलपमेंट हो चुकी हुई हैं, तो हमारे पास आज बहुत ही ज़्यादा अहम खबरें हैं। तो सीधा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक्स जो थे वो थे डस्का का ज़िमनी इलेक्शन, कि डस्का का ज़िमनी इलेक्शन में आखिर हुआ क्या था और अब तक क्यों नतीजे हैं उसके नहीं आ सके। और अब जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ताज़ा तरीन उसमें क्या फ़ैसला जारी किया है, और उसके अलावा से इसी हवाले से हम देखेंगे PM इमरान खान साहब क्या स्टेटमेंट दी है, और बीच में जो मरीम नवाज़ उनकी क्या स्टेटमेंट है। तो इन सारों को हम कंपेरिजन करेंगे और हम ये देखेंगे कि आखिर डस्का इलेक्शन में हुआ क्या था। फिर इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इस वक्त दौरे पे हैं श्रीलंका के। श्रीलंका में उस वक्त इंतहाई अहम दौरा जो है उनका जारी है, और बहुत ही स्ट्रेटजिक दौरा है ये खत्ते में, और ये खत्ते में नई तब्दीलियाँ इंशाअल्लाह लेके आएगा और मस्बत तब्दीलियाँ लेके आएगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि सेनेट इलेक्शन में जो इस वक्त गंभीर घमसान का जो पड़ चुका हुआ है, और अब जो ज़रदारी साहब उनको पता चल चुका है कि उनके पास अब इतने नंबर्स नहीं हैं कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो सेनेट इलेक्शन में कामयाब करवा सकें। तो देखना ये कि क्या इसके बावजूद क्या जोर तो जो है वो जारी सारी है। और दूसरा ये भी देखेंगे कि जो भी यूसुफ गिलानी साहब ने पिछले दिन सवाल किया गया यूसुफ गिलानी साहब से कि जी क्या जहांगीर तरीन साहब से आपको कोई रब्ता है या मुलाकात हुई है, तो उसमें फिर जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा, यूसुफ गिलानी साहब ने क्या कहा, इस पर हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आज फिर दोबारा सवाल जो है वो रिपीट किया गया यूसुफ गिलानी साहब ने, जो उस पर उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट इसके ऊपर दिया। उसमें उन्होंने कहा कि इस सवाल के ऊपर मैं नो कमेंट्स दूंगा, यानी कि तो वो बहुत ही अहम चीज़ें हो रही हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि हफीज़ शेख साहब की जो परफॉर्मेंस है और उनकी जो कारकर्दगी है, तो क्या वो भी सेंट्रल इलेक्शंस में अभी तक मजबूत कैंडिडेट हैं या नहीं, तो इसमें भी हम नजर आएंगे। और ये भी देखेंगे कि सेंट्रल इलेक्शंस में जो है अब जो फाइनल मोड में दाखिल हो चुका है, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है सदारती रेफरेंस के ऊपर, जो है ये ओपन बैलेट के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है उसमें हियरिंग चल रही है। उसमें जो रज़ा रब्बानी साहब के जो कमेंट्स हैं या उनके जो दलाइल हैं वो भी बहुत ही अहम है, इंटरेस्टिंग है। और ये भी देखेंगे कि क्या जो ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस जो है उनका ऐसा जो है क्या सेंट्रल इलेक्शन से पहले आता है या बाद में आता है, तो ये भी देखना भी बाकी है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल टॉपिक्स में बहुत ही अहम टॉपिक्स है, उसमें हम देखेंगे कि जो इस वक्त अमेरिका में जो सूरत हाल है, जो टेक्सास में जो वाक़या हुआ था पिछले दिन, जो है मैं डिस्कस किया था इस वाले से कि जो वहाँ पे बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, और जिसमें इतनी शदीद सर्दी में जो थे वहाँ पे आवाम जो थी वो गंदा पानी पीने पे और वहाँ पे जो थे वो नाकिस खाना खाने पे मजबूर थी, और ना सिर्फ नाकिस खाना बल्कि फाकी खाने पर मजबूर थी। वहाँ की आवाम जो थी उसमें कोई तफरीक नहीं थी, कोई अमीर गरीब सब बराबर हो चुके हुए थे इस इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन या शटडाउन में। और उसमें अभी अब ये कोशिश की जा रही है कि इसमें अब देखा जाए कि इसका रियल कॉज क्या था इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन का। क्या इसमें विंटर स्टॉर्म का इफेक्ट था या फिर कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये शटडाउन किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये भी देखने बाकी है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कॉन्गो में जो इस वक्त हालात हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कॉन्गो में इटालियन एम्बेसडर का जो इस वक्त मर्डर हुआ है, वो जिनके कॉन्वॉय पे हमला हुआ था उसमें जो इटालियन एम्बेसडर उनके सिक्योरिटी गार्ड जो था वो कत्ल हो गए थे। तो उसमें भी देखेंगे कि कॉन्गो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और जो अमेरिका और खुसूसन UK के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और वहाँ पे क्यों जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं क्यों इतना इंटरेस्ट रखते हैं इस अफ्रीकी मुल्क में, और क्या क्या ऐसी इसके पास चीज़ें हैं कि ये मुल्क जो है अफ्रीका में एक नुमाया मुकाम रखता है। तो इसके चलते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ बहुत ही अहम टॉपिक है। उसमें जो हम सबसे पहले टॉपिक्स देखेंगे वो देखेंगे डस्का का ज़िमनी इलेक्शन। तो हुआ कुछ यूँ कि डस्का का ज़िमनी इलेक्शन जो था वो बहुत ही पुरजोश तरीके से मुनक़िद हुए, उसमें इनकाद हुआ, और उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने भरपूर तैयारी की हुई थी और भरपूर किस्म के, यानी कि वहाँ पे पोलिंग का आगाज़ हुआ। वहाँ पे दोनों पार्टियों के बड़ी तादाद में जो थे वो वोटर्स थे वो वोट डालने आए हुए थे। और लेकिन इस मौके पे जो वहाँ पे एक बदमज़गी हुई, वहाँ पे हुआ कुछ क्योंकि कहा ही जाता है कि मुबैना तौर पे कि मुस्लिम नून के जो कहते हैं कुछ लोग थे जो थे वो मुसल्लह अफराद जो थे वो एंटर हुए वहाँ पे, उन्होंने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद एक हवाई फायरिंग का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, और फिर पोलिंग का अमल भी इससे शदीद मुतासिर हुआ। जबकि इसके वजह से मज़ीद भी कहा जा रहा है कि पोलिंग के अमले को भी हरासा किया गया, और अपोजिशन कह रही है, गवर्नमेंट की हुकूमत कह रही है कि ये अपोजिशन के बंदे थे जिन्होंने पोलिंग अमले को हरासा किया, और इस तरह से दोनों के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो थे वो उनकी बौछार जो थी वो जारी थी। फिर इसके बाद जब पोलिंग का अख्ताम हुआ, तो पोलिंग के अख्ताम में जो था वो जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो उसमें फिर पीपल्स पार्टी कहते हैं PTI के जो कैंडिडेट थे अली असजद मल्ही साहब, वो जो थे उसमें लीड ले रहे थे, जबकि उनके जो राइवल कैंडिडेट्स थी PMLN की नौशीन मलिक साहिबा शायद थी, तो उनकी जो थी वो इसमें पीछे आ रही थी, सेकंड नंबर पे थी। और तो
लेकिन बाद में जब रिजल्ट जो थे वो फिर आगे पीछे होते रहे थे, कभी उनकी लीड आगे होती थी, कभी नशीम मलिक साहब की लीड आगे हो जाती थी, लेकिन रात 1 बजे जाके जो था ये रिजल्ट जो थे वो फिर कहा जाता है कि स्टॉप हो गया, आना बंद हो गए। और फिर उसके बाद सुबह के वक्त जो था वो कहा ही जा रहा था मुबैन तौर पर कि PTI के कैंडिडेट जो थे अली असद मलिक साहब जो थे वो 7,000 की वोटों के साथ लीड के साथ, यानी कि ये इलेक्शन जो थे ये जीत चुके थे। लेकिन इसके ऊपर जो थे जो अपोजिशन PMLN जो थी उसने शदीद किस्म का इसमें तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया, शदीद किस्म की उसमें उन्होंने इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की इन इलेक्शन को, डस्का इलेक्शन को, और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन दराज को नहीं मानते, हम ये है वो है। तो उस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम इस पर स्पेसिफिक हल्कों पर उन्होंने कहा कि हम ये री पोलिंग जो है इन पर जाते हैं। तो उसके बाद फिर PM इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह स्टांस लिया। उसके ऊपर उन्होंने कहा, अपने जो कैंडिडेट थे अली असद मलिक साहब को उन्होंने कहा कि आप ये अपोजिशन चैलेंज जो है वो कबूल करें और साथ ही साथ जो है इन इलेक्शन में दोबारा जो है री पोलिंग जो है वो उसमें हिस्सा लें। तो अली असद मलिक साहब ने जो था वो PM इमरान खान साहब की जो ऑर्डर्स हैं उनको ऊपर लबाई का, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो हर वक्त तैयार हूँ, मैं तो पूरे तमाम यानी कि पोलिंग पे दोबारा री पोलिंग के लिए भी तैयार हूँ। और लेकिन जैसे ही PM इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट आया इस वाले से कि दोबारा से री पोलिंग इन स्पेसिफिक हल्कों में, जिस पे मरीम नवाज ने क्लेम किया था कि इन पर दोबारा री पोलिंग करवाई जाए, जब PM इमरान खान साहब ने कहा ठीक है हम इस पर री पोलिंग करवा देते हैं, तो उसके बाद मरीम नवाज जो थी वो अपने बयान से कहा जाता है मरीजों पर वो फिर गई और उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे वो अपना बयान उन्होंने तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा जी अब जो है मैं तमाम हल्कों में जो है री पोलिंग चाहती हूँ। तो फिर जो थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान था इस वाले से उन्होंने कहा था कि हम मंगल तक जो है वो उसके नतीजे जो है वो रोक लेते हैं। तो कल जो थी फिर कल जो था फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो है वो इसका रिजल्ट जो था वो अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम इस जो स्पेसिफिक हल्कों पर जिसमें मैं अनाउंस करता कि इन हल्कों पर री पोलिंग करवाइए, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम इन हल्कों पर जो है वो अब दोबारा से पोलिंग का इनकाद करवाते हैं। तो अब देखना ये कि क्या री पोलिंग में जो है दोबारा से PTI का कैंडिडेट जो है अली असद मलिक साहब जो है दोबारा से वाज़ेह बढ़ती लेके कामयाब हो पाते हैं या नहीं, और क्या मुस्लिम उनको दोबारा से अपसेट होता है वहाँ पे उसकी अपनी सीट के ऊपर, तो ये भी देखना भी बाकी है। और दूसरा ये कि इसमें हवाले से जब हम देखें तो इसमें जो तर्जुमाना की हुकूमत का जो तर्जुमान है जिसमें फवाद चौधरी है, फिर जिसमें शहबाज गिल साहब है, जिसमें फिर दूसरे हैं, तो उन्होंने भरपूर तरीके से अली असद मलिक साहब का दिफा किया। उन्होंने कहा कि इन तमाम जो इल्ज़ाम ऑपरेशन के ये बेबुनियाद है, और उसमें उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि जो भी वीडियोस इस वाले से मंजर पे आई थी जिसमें पोलिंग एजेंट को जाते हुए देखा गया है, उन्होंने कहा कि जिसमें एक बैग वोटों का बैग भी लेके जाते हुए देखा गया, तो उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया कि फिरदौस राशिद साहब ने बताया कि ये जो बैग लेके बंदा जा रहा है ये मुस्लिम नून का ही साबिक MP है, चट्टा साहब जो थे, मैं खाते में तो मैं गलत नहीं हो तो कहना वो जो थे वो मुस्लिम नून के साबिक MP जो थे वही जो थे वो बैग जो थे वो लेके जा रहे थे वोटों का। तो कहते हैं कि फिर आप देख लेंगे धांधली में कौन मुलविस है। तो इस वजह से फिर अगर हम देखेंगे ये फिर उसके बाद अब जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसने अब वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी ठीक है अब इन स्पेसिफिक हल्कों पे जो है वो री पोलिंग होगी और स्पेसिफिक डेट पे होगी। तो अब देखने कि क्या री पोलिंग में जो है दोबारा से PTI कैंडिडेट अली असद मलिक साहब जो है वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं। और दूसरा ये कि सेनेट इलेक्शन में भी जब जो है वो करीब से करीब आते जा रहे हैं, और सेनेट इलेक्शन में भी मैं जब पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि जोड़ तोड़ का आगाज़ जो है वो अरूज पहुँच चुका था, और वो कहते हैं कि मुबैन तौर पर कहते हैं कि जी बोलियाँ जो है वो पहले से लग चुकी हुई हैं, लेकिन सिर्फ इंतज़ार जो किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया जा रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, अगर ओपन बैलेट के हक़ में फैसला आता है तो फिर शायद वो उन अरकान जो भी हैं मुबैन तौर पर जो भी अरकान हैं जो, तो क्या वो जो है वो अपना ये वापस लेते हैं या क्या वो खौफज़दा होते हैं, ऐसे ही नहीं। लेकिन कुछ जो हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि चाहे वोटिंग जो है ओपन बैलेट से हो या सीक्रेट बैलेट से हो, जिन्होंने बिकना है वो उन्होंने बिक ही जाना है और उन्होंने वोट और फिर भी देना ही देना है। तो इस वजह से ये भी रूमर्स आ रही हैं कि जी एक ऐसा ग्रोह जो है वो भी तैयार है कि अगर ओपन बैलेट का भी हक में फंसा आता तो वो ओपन बैलेट में भी जो है वो शो ऑफ हैंड में भी जाके खड़े होकर भी वोट देने के लिए तैयार है। तो अब ये देखना ही है कि क्या इस तरह से जो है चीज़ें होती हैं, क्या मंजर पे आती हैं। तो ये भी देखने बाकी है, जो अपोजिशन इस तरह क्लेम कर रही है कि इसमें कोई हकीकत भी है या नहीं, या ये सिर्फ क्या से आई हैं या सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं अपोजिशन की तरफ से, ये भी देखने भी बाकी है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि यूसुफ गलानी साहब जो थे उन्होंने कहा था, उनसे जब सवालत हुए तो उनकी जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो था, मैं पिछले बता चुका हूँ कि आपको उनको अहल करा दे दिया है, इलेक्शन लेने के लिए अहल करा दे दिया था। तो उसमें वो कुछ यूसुफ गलानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बताया, काफ़ी सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया कि
सॉरी, तो यूसुफ गैनी साहब से सवाल किया गया कि क्या आप जहांगीर तरीन साहब से राब्ते में हैं, क्या जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात कर रहे हैं। तो उस पर यूसुफ गैनी साहब ने पहले जो कमेंट दिया था उन्होंने कहा था कि उनसे मुलाकात की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई है, लेकिन वो मेरे रिश्तेदार हैं और उनको कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। और बस इतना ही उन्होंने कमेंट किया। और उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब की तरफ से एक मैसेज आया, एक वाज़ेह पैगाम आया जी कि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है यूसुफ गैनी साहब से और ना ही मैं उनको करूँ। मैं पहले भी PTI के साथ था, जहांगीर तरीन साहब ने कहा, और मैं आइंदा भी PTI के साथ रहूँगा और उन्हीं को सपोर्ट करता रहूँगा। तो उसमें ये जहांगीर तरीन एक वादे मौक़िफ़ अपना दे दिया इस वाले से। तो इसमें अब जो लेटेस्ट आज जो बयान उसमें आया है, यूसुफ गैनी साहब दोबारा से एक साफ़ी ने सवाल किया कि क्या जहांगीर तरीन साहब से आप मुलाकात हुई है या आपका कोई रब्ता हुआ। जहांगीर तरीन साहब से यूसुफ गैनी साहब से पूछा गया, तो यूसुफ गैनी साहब ने आज जो कमेंट किया है इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मैं इस वाले से नो कमेंट्स, यानी कि इस वाले से किसी किस्म को कोई तबसरा नहीं करूँगा इस चीज़ के ऊपर। और ये देखना है कि हफीज़ शेख साहब जो इनके मद्दे मुकाबले में विधायक यूसुफ गैनी साहब के, वो भी अपने इलेक्शन कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से जारी रखे हुए हैं। इस वजह से वो भी अब तमाम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने फ़ाल कर दी हुई हैं। और गवर्नर पंजाब और क्या कहते हैं क्या असद उमर के साथ जो है वो सब अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रहे हैं, बड़े भरपूर तरीके से चला रहे हैं और तमाम अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं और तमाम हम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो जारी की और उनकी जीतने के चांसेस भी जो है वो रोशन हो चुके हैं। और अब ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि असद ज़रदारी साहब के पास जो है वो उतने नंबर्स अब मौजूद नहीं हैं जितने एक्सपेक्ट किए जाते पहले। और लेकिन फिर भी इस वाले से हुकूमत जो है वो अब इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करी है कि इलेक्शन वाले दिन जो है कोई भी वोट जो है वो ज़ाया ना हो, बल्कि कोई भी वोट जो है किसी किस्म का भी उसका मिसयूज़ ना हो सके। तो इस वाले से अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि जितने भी अरकान असम्बली हैं वो इस्लामाबाद में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं और अब जो इलेक्शन वाले दिन है वो प्रेजेंट ज़रूर हों और कोई भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो इस वाले से अब देखना ये कि PTI के अंदर भी जो इख्तिलाफ़ात हैं उसको भी अब ओवरहाल करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये भी देखना पड़ेगी बाकी है कि PM इमरान खान साहब जब पेशावर गए तो वहाँ पर भी कुछ जो MNAs MP थे वो गैर हाजिर थे। और इस वाले से देखा जाएगा कि वो गैर हाजिर क्यों थे और किस वजह से थे। और PM इमरान खान साहब ने अब वाज़ेह तौर पर कहा कि जो इलेक्शन डे है, सेनेट इलेक्शन का दिन जो है, जैसे कि 3 मार्च का दिन जो पोलिंग होनी है सेनेट इलेक्शन के लिए, तो उसमें जो है वो उनकी हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाई जाए और किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, वो कोई भी उज़्र जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो इस वाले से देखें कि गवर्नमेंट की तैयारी भी इस वाले से भरपूर है और मुकम्मल है और इस वक्त अपोजिशन में जो है वो अपना भरपूर जोर लगा रही है। और हुकूमत जो है वो उनको पता है कि अगर सेनेट इलेक्शन में एक दफ़ा उनकी मेजॉरिटी आ गई तो फिर उनकी राह में जो है वो कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि वो बड़ी देर से अवामी फलाह बहबूद के जो इक़दाम हैं कानून से जो है वो आराम से कर सकेंगे। ताकि हुकूमत जबकि अपोजिशन जो है उस वाले से भरपूर तैयार है, उस वाले से अपोजिशन जो भी है वो भरपूर तैयारी करी है कि हम ये अपने कैंडिडेट जो है यूसुफ गैनी साहब उसको जो है लाजमी जो है वो कहते हैं कि इनको मुंतखब करवाएँ। और फिर हम जो है अगर वो मुंतखब नहीं होते यूसुफ गैनी साहब या इसमें नाकाम हो जाते हैं जीतने में, तो फिर उन्होंने कहा है कि हम फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। तो उनका प्लान भी ये है कि वो फिर अगर उनको नाकामी होती है यूसुफ गैनी साहब को जीतने में सेनेट इलेक्शन, तो फिर वो दूसरा जो उनका ऑप्शन है वो लॉन्ग मार्च का है। तो आप देखें कि क्या अपोजिशन पार्टी जो है उनका प्लान कामयाब होता है या फिर हुकूमत का प्लान कामयाब होता है, क्योंकि प्लान जो होता है वही कामयाब होता है जिसमें नीयत साफ़ होती है और नीयत अच्छी होती है और जिसके साथ अल्लाह की रज़ा होती है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो भरपूर तरीके से अपनी जो है वो हुकूमत जो है वो चला रहे हैं। और दूसरा ये कि उनको पता है कि अपोजिशन जो है वो क्या उनका बेसिक बुनियादी मकसद क्या है, वो किस चीज़ के लिए जो है वो सारी जद्दोजहद कर रही है, उनकी सारी जद्दोजहद का महवर क्या है, मकसद क्या है और उनकी ज़िंदगी का एम क्या है। तो इमरान खान साहब जो है वो सब कुछ बता चुके हुए हैं और सब कुछ जो है अब तो बच्चे आवाम के हर बच्चे को ये बात जो है मालूम हो चुकी है कि अपोजिशन और PTM की जमातों का जो एजेंडा है वो क्या है। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ वो ये चाहते हैं कि बेसिकली अपोजिशन बातें और जो PTM जमातें हैं वो ये सब चाहती हैं कि उनको NOA दे दी जाए ताकि वो अपने तमाम जो पिछली जो उनकी कारनामे हैं वो वाइट हो सकें, साफ़ हो सकें और फिर जो है वो दोबारा से फ़ाल सियासी किरदार जो है वो अदा कर सकें पाकिस्तानी सियासत में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वाज़ेह मौक़िफ़ डे 1 से उन्होंने अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म का भी कोई भी NRO जो है वो इनको नहीं दूंगा और चाहे मेरी हुकूमत क्यों नहीं चल जाए, मैं किसी भी तौर पे इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और NRO देना जो है मुँह से गद्दारी के मुतरद्दिद भी है। तो
अब देखते हैं कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। और दूसरा ये कि सेंट्रल इलेक्शन में कौन कम कामयाब वैसे को बताया। वैसे अब आज मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो वाज़ह एक साइड जो है वो सेंट्रल इलेक्शन में लेने जा रही है। तो अब देखते हैं कि ज़रदारी साहब जो है उनकी पोजीशन जो है वो इंतहाई अभी कुछ दिनों में जो है कमज़ोर हुई है सेंट्रल इलेक्शंस में। और देखते हैं कि ज़रदारी साहब जो हैं उनके वोट्स जो हैं जो पहले क्लेम कर रहे थे कि उनके पास अब मेजॉरिटी आ चुकी हुई है, 180 से 185 का शायद उनके पास फिगर था, तो वो अब जो फिगर है वो अब दोबारा से 145 या 140 तक जो है वो ड्रॉप डाउन हो चुका है। और अब देखते हैं कि क्या वाकई इलेक्शन डे में जब रिजल्ट क्या होते हैं ये तो अल्लाह जानता है। तो इसके साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम काम भी अभी भी किया है वो ये है कि उन्होंने फवाद चौधरी बल्कि बहुत ही अहम काम किया उन्होंने किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है उन्होंने। और बहुत ही अहम और बहुत ही मुनफरद और बहुत ही अच्छी और बहुत ही इनोवेटिव किस्म की मशीन है। और ये बहुत हर लिहाज से कंप्लीट पैकेज है। उसमें कहा जाता है कि इसमें आप जो वो मशीन के जरिए भी वोट कास्ट कर सकते हैं, बल्कि जब आप वोट कास्ट करेंगे तो उस वोट का प्रिंट भी निकल के आपके पास आ जाएगा और वही वोट जो है फिर आप फोल्ड करके जो है आप बैलेट बॉक्स में भी डाल सकेंगे। यानी कि एक वोट आपका इलेक्ट्रॉनिक वोट भी कास्ट हो गया, दूसरा आपका प्रिंट शुदा वोट भी जो है वो भी आपका बैलेट बॉक्स में चल जाएगा। तो फिर अगर इसमें किसी किस्म की धांधली होती है तो वो हर सारा मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सारा मामला जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें किसी किस्म का कोई भी शाइबा नहीं होगा कि भाई फलां वोट कम है, मैं तो उस बंदे को वोट डाला था। तो आपको पता होगा कि जो डेटाबेस में जो वोट हैं वो कितने हैं और जो डब्बे में वोट हैं वो कितने हैं, और दोनों के फिगर्स मैच हो रहे होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि फिर इस तरह जो है ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपके सामने होगी और फिर किसी को भी इन इलेक्शन नतज के ऊपर जो है वो उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इनोवेटिव किस्म की इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है जो इंट्रोड्यूस करवाई है। और मैं चाहता हूँ कि ये वोटिंग मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो आगाज़ है ये आइंदा इलेक्शन 2023 में जो है इसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी किया जाना चाहिए और इसको जल्द से जल्द जो है वो इंटीग्रेट किया जाए नादरा के साथ और दूसरे दीगर अदारों के साथ। तो इसके साथ चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो इंपॉर्टेंट दौरा है श्रीलंका का वो भी जारी सारी है। और इसमें दौरे में जो है पीएम इमरान साहब ने बहुत ही अहम मुलाकातें की हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्से साहब से। और इसके अलावा आज जो उन्होंने मुलाकात किया वो कि उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो हैं उनसे भी बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं और उसमें भी काफ़ी अहम मौज़ूआत पे जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। और दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के वाले से भरपूर एक यानी कि उसमें इनका काविशों को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। तो अब ये देखते हैं कि इस वाले से जो बेहतर MOUs जो हैं काफ़ी शोबों में जो है MOUs वो साइन किए गए हैं, जिसमें तिजारत का है, टेक्नोलॉजी का है, साइंस का है, स्पोर्ट्स का है और इसी तरह दीगर शोबों में भी जो है वो MOUs जो हैं वो साइन किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है डिफेंस के शोबे में भी जो है वो MOUs जो हैं वो साइन किए गए हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने अब श्रीलंका को बाकायदा जो है वो CPEC में शामिल होने की दावत भी दी है। तो ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो है वो सिखने में होने जा रही है। तो इसके साथ हम चलते जाएंगे, बात करेंगे DGISP म्यूजियम बाबर अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बात करेंगे कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी बहुत अहम थी। और वो इस वाले से उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रद्द फसाद को जो 4 साल मुकम्मल हुए हैं उसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रद्द फसाद के नतीजे में काफ़ी जो चार्टर ग्रुप्स थे उनको डिसमेंटल किया गया, उनको दोबारा जो था वो उनकी जो पनाह गई थी जो उनके जो नेटवर्क्स थे उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया। और मुल्क में जो है काफ़ी दहशतगर्द कार्रवाई उनके ऊपर जो है वो होने से पहले उनको ख़त्म किया गया, उनके ऊपर काबू पाया गया और मुल्क में अमन अमान की सूरत को जो है काफ़ी हद तक बेहतरी जो है वो लाई गई है। अब जो माशाल्लाह से पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म से अब टूरिज्म की पॉलिसी की तरफ जो है गामजन है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो अमन चैन की बात से जो है इंशाअल्लाह अब बचना शुरू हो गई है। और जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान अमन चाहता है 20 साल पहले चाहता था इंशाअल्लाह अब जो वो अमन है, अमन का सूझ पाकिस्तान अवाम जो अब देखना उनको नसीब हो गया इंशाअल्लाह। और ये अवाम ये जो कुर्बानी है, ये जो जंग है पाकिस्तान ने, ये DGISP कहना था ये जंग जो है पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है वो जीती है। और अगर पाकिस्तान की अवाम की हमायत हासिल ना होती हमें तो हम ये जंग कभी भी जीत ना पाते। तो उनके साथ ये भी कहना था कि ऑपरेशन रद्द फसाद में जो है वो हर पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन रद्द फसाद का जो है सिपाही है। और आवाम की सपोर्ट जो है वो हमारे लिए क्या कहते हैं कि आवाम की सपोर्ट ही हमारे लिए हमारा असासा है। और आवाम की सपोर्ट के बगैर जो है हम वो फुल जोश और जज्बे के साथ जो है अपना जो फ़रीज़ा जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और हम किसी मुल्क की सलामती के ऊपर जो है आइंदा भी किसी तौर पे आँच नहीं आने देंगे। तो इस वाले से हम ये भी देखेंगे कि अब जो चलते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स पे हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक्स थे। उसमें हम देखेंगे जो टेक्सास में होने वाला जो बहरान था बिजली के बहरान, जिसमें हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। आपको अगर देखना तो वीडियो में मौजूद है।
तो उसमें हम यह बात कर रहे थे कि पिछले हफ्ते में यानी कि बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था टेक्सास में, और वहाँ पे तमाम सहूलियत जो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, यानी कि इंटरनेट की फैसिलिटी भी बंद हो गई थी, मोबाइल फ़ोन भी चार्जिंग बंद हो गई, लैपटॉप चार्जिंग बंद हो गई थी, इंटरनेट फैसिलिटी भी बंद हो गई थी, और साथ ही साथ पानी की सबसे अहम चीज़ जो था वो पानी था, हॉट वाटर जो था, क्योंकि इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर था, कोल्ड टेम्परेचर था, उसमें गर्म पानी का हसूल जो था वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ था। और साथ ही साथ जो था आवाम जो थे वो गंदा पानी पीने पे मजबूर थे, और उसके साथ साथ जो खाने पीने की चीज़ें थी, माइक्रोवेव ओवन जो था, दूसरी चीज़ें थी वो भी काम करना जो थी वो बंद हो गई थी। और दूसरा ये कि आवाम इसमें अमीर और गरीब सब भी बराबर हो चुके हुए थे, और इसमें ये कोई डिफरेंस नहीं आ गया था। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये थी वो ये थी देखने की ये थी कि इसका रियल कोज क्या था, इस इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का, क्या इसका मेजर जो रीज़न था, क्या वो वर्स्ट विंटर स्टॉर्म था, या क्या कहते हैं बर्फ़बारी का शदीद तूफ़ान था, या फिर कोई और रीज़न थी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की। तो इस वाले से अब देखना ये कि तहकीकात जारी है इस वाले महकमे में, और उसमें ये भी देखा जाए कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो है कहीं और से किया गया है, कहीं और से कंट्रोल करके ये शटडाउन किया गया है, या फिर ये सिर्फ विंटर स्टॉर्म का ही नतीजा है। तो इस वाले से अब ये तहकीकात जो है जारी हैं, देखने के आने वाले दिन में इसके ऊपर क्या नतीजे सामने आते हैं, इसका क्या फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो सामने आती है। तो इस वाले से आपको बता चलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो है वो पाकिस्तान में भी हो चुका हुआ है, और ईरान में भी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका हुआ है। तो इस तरह के ब्रेकडाउन जो है वो महकमे में होना जो है वो लम्हे फ़िक्रिया है, और अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो क्या ये ब्रेकडाउन जो है मज़ीद अमरीकी असर में हो सकता है, और अमेरिका ने इस वाले से क्या तैयारी किया। और एक मेजर बात को बताता हूँ इसमें कि इस इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से जो है अमेरिका में सिर्फ टेक्सास रियासत में जो है वो 70 हलाकतें जो थी वो हो चुकी हुई थी, और इतना कोल्ड टेम्परेचर था, सर्द तरीन मौसम में जो था गर्म पानी का हसूल जो था वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ था, और जो ज़मीनी सप्लाई जो थी वो बंद थी। और मैं हैरान था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इतने दिनों जो थी वो खामोश क्यों रही, और क्यों नहीं पीछे से कुमक पहुंचाई गई, क्यों नहीं पीछे से जो है वो तैयार खाने के डब्बे जो थे वो क्यों नहीं वहाँ पे पहुँचाए गए, क्यों नहीं रोड्स जो थी वो क्लियर की गई, और क्यों नहीं जो है वो किया गया। क्योंकि बाद में जाके आपने पैकेज अनाउंस कर दिया वो तो बहुत अच्छी बात है, अपने पैकेज अनाउंस किया, रिलीफ पैकेज बाद में अनाउंस किया 7 दिनों बाद जाके, तो लेकिन ये 70 जानों के ज़ाया होने के बाद ही पैकेज क्यों अनाउंस किया गया है, इससे पहले क्यों नहीं इसके ऊपर तवज्जो दी गई। तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि अब जो आने वाले हालात हैं वो भी बहुत शदीद होने वाले हैं। तो दूसरा टॉपिक था इंटरनेशनल टॉपिक में वो था कि कॉन्गो के जो हालात हैं वो भी इंतहाई वर्स्ट हो चुके हुए हैं, और अभी देखने कि कॉन्गो जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए और स्पेशली अमेरिका और यूके के लिए जो है उतना अहम क्यों है, और आखिर ऐसी क्या बात है इस अफ्रीकी मुल्क में कि हर कोई मुल्क, हर यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो इसको ज़रूर अहमियत देता है, ज़रूर जो है वहाँ पे जो है वहाँ पे इसकी ये मरकज़ निगाह जो है वो बनाया जाता है ये मुल्क जो है DR कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो अभी देखना ये कि वहाँ पे जब रिसेंट वाक़या जो है कांगो में जो हुआ वो हुआ है कि इटालियन एम्बेसडर जो थे वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो थे वो जा रहे थे यूनाइटेड नेशन के कॉन्वॉय के साथ, तो वहाँ पे उनके ऊपर एम्बुश हुआ यानी अटैक हुआ, और उस अटैक के नतीजे में जो थे वो इटालियन एम्बेसडर थे वो उसमें हलाक हो गए, और साथ ही साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो भी हलाक हो गए। तो उसमें अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं किया। और दूसरा ये कहा जाता है कि ये बेसिकली ये वहाँ पे एम्बुश होते रहते हैं, अटैक्स होते रहते हैं, वहाँ पे इस तरह की लॉलेसनेस होती रहती है वहाँ पे कांगो में, और ये क्यों होती है इसकी रीज़न भी आपको बताते चलते हैं। तो उसमें हुआ कुछ है कि कांगो जो है वो अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जहाँ पे दुनिया की कीमती 3 धातें जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पे उनकी गैर कानूनी जो है वो माइनिंग की जाती है, और वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से जो है वो इन धातों को निकाला जाता है। और ये जो है अब देखना ये कि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ भी शामिल है इस इलीगल माइनिंग में, और यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल है इस इलीगल माइनिंग में। तो अब देखना ये कि क्या इलीगल माइनिंग जो है वहाँ पे स्टॉप होती है नहीं। और दूसरा ये कि कांगो की गवर्नमेंट जो है वो चूँकि वहाँ पे अभी इसी वजह से वहाँ पे जो है वो कहते हैं मुबैना तौर पर कहते हैं कि वहाँ पे बदअमनी को फैलाया जाता है ज़बरदस्ती तरीके से, ताकि वहाँ पे जो है इसी तरह खाने जंगी करके या बदअमनी फैला के जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स को, ट्राइब्स को जो है वो पावर दे के जो उन इलाकों से जो है वो उनसे ट्राइब से मुआहदा करके छोटा सा तो वहाँ से माइनिंग जो है वो इलीगल की जाती है। हालांकि कुछ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से मुआहदा नहीं किया जाता, बल्कि छोटे छोटे ट्राइब से मुआहदा करके वहाँ पे माइनिंग जो है स्टार्ट करके वहाँ से एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो आपको बताता चलूँ कि जो सबसे अहम जो वहाँ पे माइनिंग की जाती है इस वक्त कांगो में, वो की जाती है लिथियम बैटरीज़ की। लिथियम जो धात है वहाँ पे बहुत से ज़्यादा अवेलेबल है, सबसे हाई क्वालिटी वाली धात जो है वहाँ पे लिथियम धात है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो कि मोबाइल फ़ोन बैटरीज में यूज़ होती है, जो कि
आपकी ये जो यूपीएस की बैटरीज हैं, कार्डियो की बैटरीज हैं, इसके अलावा दीगर जो बैटरीज है उसमें जो है ये धात जो है यूज़ होती है। और ये धात बहुत ही अहम है और वहाँ पे इसकी एक्सट्रैक्शन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है कॉन्गो में। इसके अलावा दीगर भी धातें हैं जो कि बहुत कीमती धातें हैं कॉन्गो में, जिनकी गैर कानूनी माइनिंग जो है वो अभी भी जारी है। और हैरानकुन बात है कि ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ पे और यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें बराह रास्त जो हैं वो मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं और वो इस मुबैना तौर पर जो है वहाँ पे इस बदअमनी को सपोर्ट करते हैं ताकि वहाँ पे इसी तरह सोच जो है वो जारी है, खाना जंगी जारी है, वहाँ पे अमन ना कायम ना हो और उसने छोटे छोटे ट्राइब्स के साथ माहिदा करके जो है वो उनको छोटी सी रकम देके बड़ा प्रॉफिट जो है वहाँ से जनरेट किया जाए। तो अब देखना है कि क्या कॉन्गो में जो है देर अमन कायम होता है या नहीं, और क्या इसी तरह वहाँ पे अभी खाना जंगी जारी आती है नहीं। तो इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह ताला पाक से हिफाज़त के, पाकिस्तान करम के, फजल के, रहम के। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।